नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 5 तारीख का जो पेपर आज सुबह आप सभी को प्रोवाइड करवाया गया था, उस पेपर के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये पेपर आप सभी ने हल कर लिया होगा। यदि कुछ समस्याएं रह गई है या आपको आंसर की मैच करनी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल हमारा आ रहा है कि रमेश एक दिन में किसी काम के 1/4 भाग को पूरा कर सकता है, तो 3 दिन के कार्य करने के पश्चात कितना कार्य शेष बचेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है ये, समय और कार्य का। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि रमेश एक काम के 1/4 भाग को, किसी एक दिन में उस काम के 1/4 भाग को कर सकता है 3 दिन के बाद में, यानी जो भी उसका काम है उसके 1/4 भाग को ही पूरा करेगा। तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा, पहले उस पर चर्चा करते हैं। यदि एक दिन का उसका भाग है 1/4, तो 3 दिन में वो उसका कितना काम करेगा, यानी हम कहेंगे कि 3/4 भाग वो 3 दिन में पूरा कर चुका होगा। यानी एक दिन में यदि 1/4 भाग करता है तो 3 दिन में हो जाएगा उसका 3/4 भाग। अब उसने बोला है कि 3 दिन का यदि वो काम कर भी लेता है तो भी उसके पास में काम कितना शेष बचेगा, यानी 3/4 हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा जो आंसर है उसको देखिए कि जो भी काम था सर वो एक काम था और उस एक काम में से 3/4 काम कम हो गया है, यानी हम वो काम कर चुके हैं। तो किसी एक काम में से उसका 3/4 भाग काम हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं 4 आता है। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का ऊपर गुणा 4 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 3 से गुणा हुआ 3, यानी 4 में से 3 गया, उत्तर आएगा 1/4 भाग। यानी अब उस बंदे को 1/4 भाग काम और करना पड़ेगा, तब जाके उसका काम पूरा होगा। यानी जो कार्य शेष बचा है वो कार्य बचा है शेष आपका 1/4 भाग, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल नंबर सिस्टम का सवाल है, संख्या पद्धति का। एक संख्या जो अभाज्य हो, एक संख्या जो अभाज्य हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंदर स्वयं के अलावा या किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं जाता हो, या तो स्वयं का जाता हो या किसी दूसरे नंबर से नहीं जाता हो। उसके बाद में अभाज्य भी हो और एक संख्या भी हो, तो संख्या तो सभी होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नॉट ऑप्शन की बात तो अभी नहीं करेंगे, पहले लेते हैं 2 को। चलिए 2 को भी नहीं लेके 4 को लेते हैं। तो सर 4 तो क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 ना तो आपकी भाज्य है और ना ही आपकी क्या है, अभाज्य है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कही जाती है। क्लियर? तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल लाभ हानि के चैप्टर से आ रहा है। अगले सवाल में आया कि एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे यदि 100 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यदि आप बात करते हो तो 20% की हानि हो रही है। घड़ी जितने की भी है अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। और 20% की यदि आप हानि खिलवा रहे हो, इसका मतलब आप उस घड़ी को कितने परसेंट में बिकवा रहे हो, 80% में। यानी कहीं ना कहीं आपकी घड़ी बिक रही है 80% में, या हम कह सकते हैं कि वो घड़ी बिक रही है 64 रुपए में। सीधा सा आपका हिसाब है, 64 बटे में आपका आया 80 और गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। आपका 0 से 0 कट गया, 8 से ये 64 8 बार कट गया और आपकी घड़ी का मूल्य हो चुका है अब 80 रुपये। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 100 रुपये में बिकवानी है, तो 80 रुपये की सर घड़ी है। 100 रुपये में यदि आप बिकवाओगे तो मुनाफा कमा जाऊंगा मैं 20 रुपये का। वापस से वही बात आई
₹20 किस पर कमाएंगे, तो हम कहेंगे कि ₹80 के ऊपर मुनाफा होगा ₹20 का और प्रतिशत के लिए गुणा हो जाएगा 100 से। 20 से आपका 80 कट गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका मुनाफा, वो हो जाएगा आपका 25%। क्लियर? तो यानी यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट होता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा आता है बिल्कुल एरिया भी नहीं हम कह सकते हैं, ये सवाल हमारा आएगा वॉल्यूम यानी आयतन का सवाल है। और आयतन के सवाल में मैंने कहा था कि यदि सूत्र याद होते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल फोकट का होने वाला है, बिल्कुल नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास, बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे त्रिज्या नहीं लिखी हुई है, व्यास लिखा हुआ है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो आपको बताया गया है पहले कि जो अर्धगोला है इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। अब आपका यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास अगर 14 है, व्यास यदि 14 है तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे व्यास की आधी, यानी त्रिज्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप सीधा फॉर्मूले में मान रख दीजिए, 3 का 3, पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, r² यानी 7 गुणे में 7। क्लियर? 7 से आपका 7 कट गया यहाँ पे और आपका यहाँ पे बच रहा है 22 × 66 और 66 × 7। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शंस के पीछे यहाँ पे पाई लग रखा है। तो हम क्या करते हैं कि पाई के मान को पहले ही अलग रख देते हैं, तो हमारे पास में बचेगा 3 गुणे में 7 गुणे में 7 और हम यहाँ पे क्या करते हैं 22/7 को पीछे लिख देते हैं। तो 7 7 हो गया 49 और 49 × 3, 49 × 3 यानी 9 × 27 का 7 हासिल की 2, 4 × 12 और 2 14, 147 तो ये हो गया। और इस 22/7 की जगह हम क्या करते हैं, 22/7 की जगह हम सीधा ही क्या रख देते हैं पाई। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 147 पाई, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर? किया कुछ नहीं है, 22/7 की जगह उसको कटवाया नहीं है, कटवाने की बजाय सीधा ही वहां पे पाई का मान रखवा दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल घातांक में से आ रहा है। घातांक का सवाल हमारा जो यहाँ पे मेन रहता है वो ये है कि हर बच्चे को हर टॉपिक में से कोई ना कोई प्रश्न मिलना चाहिए ताकि उसका रिवीजन होता रहे। ये पेपर सेट जो है ये एक तरीके का रिवीजन है। और अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 की घात 3, 5 की घात 2 और 125 की घात 2 लिखा हुआ है। अगर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो बात आती है कि सर हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आधार को समान करना पड़ेगा। तो बड़े को छोटा किया जा सकता है दोस्तों, छोटे को बड़ा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 5 की घात 3, यहाँ पे 5 की घात 2 और 125 को हम बदलते हैं 5 के आधार में, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है तो हम इसकी संपूर्ण घात भी कितनी लिख सकते हैं, 5 की घात 3 की घात 2 संपूर्ण घात। अब सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, a की घात m की संपूर्ण घात n, शायद उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब ब्रैकेट खुलता है तो ये घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा। आज की क्लास के अंदर भी ये टॉपिक चल रहा था और उस टॉपिक में ये फॉर्मूला आया था। तो आप देखिएगा जब ये हो जाएगा तो 5 की घात 3 गुणे में 2, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की घात 6। जैसे ही हमने लिखा अब ये नया रूप हो गया 5 की घात 3, 5 की घात 2 और इसे लिख सकते हैं 5 की घात 6। आधार जब समान होते हैं और बीच में गुणा का निशान होता है तो तीनों घातें यानी जितनी भी घातें होगी वे सभी आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 3 और 2 हो गया आपका 5, 5 और 6 हो गया आपका 11, यानी आप सीधा ही लिख सकते हैं 5 की घात 11, यानी ऑप्शन नंबर ए वापस से राइट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले सवाल, 6ठे नंबर सवाल पर। अगला सवाल हमारा जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने जो सवाल दिया था वो ये पॉइंट 1 आप लगा दीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हम और लगा देते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444, यानी आप देखेंगे पॉइंट के बाद में जो 4 हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस सवाल को कैसे हल करना है, बिल्कुल सरल सवाल है कि पॉइंट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। अब देखिए, आप एक लिखा आपने 0.4, फिर अपना पॉइंट रखिए, पॉइंट के बाद में आपका 4 4, फिर पॉइंट, उसके बाद में आपका 4 4 4, और फिर पॉइंट, उसके बाद में आपका 4 4 4 और 4। बिल्कुल, अब आप जोड़ दीजिए, खत्म हो गया सवाल। ये 4 और 4, ये 8 हो गया, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 4 16 हो गए, 1 17, 17 का 7, हासिल का 1, और ये 1, ये पॉइंट अपनी जगह, और ये यहाँ पे हो गया 1.7284। तो 1.7284 यानी आपका ऑप्शन हो गया सी यहाँ पे राइट। क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आ रहा है कि 15 को 0 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। बताया हुआ आपको 15 को 0 से विभाजित करने पर दोनों चीजें बताई हुई है। जब 15 को यानी किसी भी अंक को 0 आशीर्वाद देगा तो उसका मान भी क्या होगा, 0। और यदि 0 ने नीचे से फायरिंग करी तो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, आंसर क्या आएगा, आपको क्लास में बताया हुआ है। इसका आंसर आएगा आपका इन्फिनिटी, अनंत। यानी हम साफ साफ कहेंगे कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आ रहा है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती है। इसी मैदान को कम या ज़्यादा कितनी गायें, ये आपको बताना है, 12 दिन में चर लेगी। MDH का सूत्र लगाते हैं। 44 गायें कितने दिन में चल रही है, 9 दिन में। तो कितनी गायें, यानी दूसरी बार का मैन पूछ रहा है कितनी गायें इसे 12 दिन में चर लेगी। तो सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, M2 बराबर हो गया आपका 44 गुने में 9 बटे में हो जाएगा आपका 12, 3 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 4, 4 से 44 11 बार, यानी 33 गायें आपकी वहाँ पे लगेगी। पहले आ रही है आपकी 44 और अब लग रही है 33। पहले 44 अब 33, यानी 11 गायें आपको क्या चाहिए, कम चाहिए। यानी आपका आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि 11 गायें यहाँ पे क्या हैं, कम है। अगले सवाल पे चलते हैं। 270 का माप एक कोण का उदाहरण है। मैंने कहा था कि 0 से ज़्यादा 90 से कम न्यून कोण, 90 से ज़्यादा 180 से कम अधिक कोण, उसके बाद में बिल्कुल सीधा हो जाता है सरल कोण। उससे आगे जो सारे कोण आ रहे हैं वो कौन से कोण आ रहे हैं, प्रतिवर्ती कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका राइट। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पे। 3 लड़कों की औसत आयु यहाँ पे बोली गई है 15 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 का हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु, अनुपात बोल दो, आयु बोल दो, दोनों ही सवाल एक ही टॉपिक से ऊपर नीचे हो रखे हैं। औसत आयु की यदि बात की गई है, यहाँ पे औसत आयु की यदि बात की गई है तो 3 लड़कों की जो औसत आयु यदि 15 वर्ष है तो 3 लड़कों की यहाँ पे कुल आयु कितनी हो जाएगी, 45। एक 3 का एक 4 का अनुपात लेके, एक जना 3 के अनुपात के साथ, एक 5 में और एक 7 में, और तीनों का योग यहाँ कितना है, 45। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 बराबर आपका 45, यानी 1 बराबर 3, और सबसे छोटा अनुपात यानी सबसे छोटा लड़के की आयु, तो 3 तिया यहाँ पे करेंगे और आंसर कितना आएगा, 9 वर्ष। यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट होने जा रहा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, समय कार्य मजदूरी, यानी 3 पुरुष 4 स्त्रियां 43 दिन में काट रही है। 7 पुरुष 5 स्त्रियों को उस खेत को काटने में कितना दिन लगेंगे। क्लियर। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले यहाँ कुल दिन यानी लिखने हैं। पहली बार के पुरुष जो हैं, दूसरी बार के पुरुष हैं आपके 7, पहली बार के पुरुष हैं 3, प्लस दूसरी बार की महिलाएं हैं आपकी 5, पहली बार की महिलाएं हैं आपकी यहाँ पे 4,
3 और 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा आपका 12। 3 का पहाड़ा 4 बार, 4 7 का 28, प्लस 4 का पहाड़ा 3 बार, 3 5 15, 28 और 10 38, 38 और 5 हो गया आपका यहाँ पे 43, 43 बटे में 12। अभी ऊपर का 43 पड़ा है, वापस एक बार लिख देते हैं, 43 बटे में 12, 12 यहाँ से कटा, 12 गया ऊपर, 43 से 43 कटा, आंसर कितना आएगा 12, यानी 12 दिन ही लगेंगे। यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक लंबवर्तीय बेलन के कुल क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 2πr h + r, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या होता हुआ दिख रहा है, राइट होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन अगर आपको सूत्र याद हैं तो नंबर आपको यहाँ पे फोकट के मिलने वाले हैं। अगला सवाल फिर से देखते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सही संबंध क्या है? मैंने कहा था कि कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है और प्लस उसी के लिए लगता है, बाकी दोनों के लिए क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहाँ पे आप लंब निकाल रहे हो तो प्लस लग ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। आधार निकाल रहे हो, प्लस लग ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बात आते हैं कर्ण पर, तो कर्ण अगर निकाल रहे हैं तो प्लस लग जाएगा और दोनों पे वर्ग भी है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 पर, 1 से 42 तक की सभी सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत क्रमशः क्या है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले सम संख्याओं पे बात करते हैं। तो सम संख्याओं में पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, और अंतिम कौन सी होगी, 42 खुद होगी, बटे में आप कर दोगे 2, तो 44 बटे में 2, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका 22। यानी अभी तक देखें तो इन सभी के अंदर ये ऑप्शन अभी हो सकता है। अगला देखते हैं विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या हो गई आपकी 41, और बटे में आप 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल 42 बटे में 2, यानी आंसर आएगा आपका 21। तो विषम संख्याएं हो जाएगी आपकी 21, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल सीरीज का, श्रृंखला का बेहद आसान सवाल दिख रहा है कि यहाँ पे 5 से 25 हो रहा है, 6 से 36 हो रहा है, 7 से क्या होगा, जबकि 8 से 64 हो रहा है। तो हम कहते हैं कि 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, तो 7 का वर्ग बिल्कुल सामने दिख रहा है कि यहाँ पे आंसर जो है वो कितना आएगा, 49 आएगा, और 8 का वर्ग 64, यानी डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। क्लियर? चलिए अब करते हैं अगले सवाल पे बात। अगला सवाल बेहद खूबसूरत सवाल है। पहले मैं आपको इसका शॉर्ट बता देता हूँ, यानी इसका आंसर पहले बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो आंसर इसका 23 आने वाला है, लेकिन कैसे आएगा वो भी मैं बता दूंगा, और बाद में शॉर्ट कैसे बताया वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं। यदि बेसिक मेथड देखते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास में x + 1/x और बराबर में 5। अगर गणित की विधि के अनुसार बात करें तो दोनों जो हैं दोनों और वर्ग करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी यहाँ पे x + 1/x, यानी 1 बटे में x का वर्ग बराबर में यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आपको दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, तो आप जब a + b का होल स्क्वायर यहाँ सूत्र लिखते हो तो वो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो आपको भी इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कहेंगे कि x² + 1 का स्क्वायर 1 ही बटे में x² और प्लस 2 गुणे में x, और x यानी a, और 1 बटे में x बराबर यानी b का मान रखेंगे, बराबर में आप यहाँ पे रखेंगे 25 को। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस x से ये x आपका यहाँ पे कट जाएगा और आपके पास में इधर प्लस का 2 बचेगा, जो आप दूसरी साइड में जब ले जाओगे पक्षांतरण करोगे तो वो हो जाएगा आपका x² + 1 बटे में x², और इस 2 को जब आप उधर ले जाओगे तो ये यहाँ माइनस का होगा, तो यहाँ पे 25 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 23। क्लियर? अब आपको सॉल्व भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो पूछा है आपसे।
ये आपका आंसर आ चुका है। यानी आपसे यही तो मान पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 23 होगा। क्लियर। ये कक्षा में जब हमारी बात चली थी तो मैंने इसके शॉर्ट रूप जो हैं वो बेहद अच्छे तरीके से सिखाए थे। तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। यदि यहाँ पे जो स्क्वायर वाले सवाल आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाले यदि सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, 34 आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ 4 दिया हुआ है तो आप उसका वर्ग 16 कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, यानी आंसर 14 होने वाला है। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन के शुरू में ये किया कि जब मैंने 5 का वर्ग किया तो 25 हुआ, उसमें से 2 घटाया, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 23 आ गया। क्लियर। अगर आप लंबी विधि से समझना चाहते हैं तो भी वो विधि मैंने यहाँ पे बता दी है। अगला सवाल देखते हैं। ए का 20% सॉरी ए का 15% बराबर बी का 30%। सवाल आसान है, कुछ नहीं करना। सवाल एक बार लिख देता हूँ। ए का 15% बराबर बी का 30%। आपको डायरेक्ट शॉर्ट बताया हुआ है कि का से का कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 से एक बार और 15 से 2 बार, और जो भी अनुपात आता है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। यानी आपका आंसर सी जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर। अगला सवाल रीजनिंग का है। निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब सार्थक क्रम यानी उसको क्रम के अनुसार लेना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मानसून आएगा, क्योंकि बरसात का मौसम पहले आएगा, बरसात बाद में आएगी। तो 2 नंबर का मानसून देख लेते हैं। 2 नंबर का मानसून यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही काट देता हूँ। 2 नंबर का मानसून यहाँ भी नहीं है और 2 नंबर का मानसून यहाँ पे भी नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले 2 नंबर का मानसून आएगा, बिल्कुल आ रहा है। फिर मानसून आएगा तो 1 नंबर की बरसात भी आएगी साथ में, वो भी आ गई। जब बरसात आएगी तो ज़्यादा बरसात होगी तो 4 नंबर की बाढ़ आ सकती है। 4 नंबर की बाढ़ आएगी तो लोगों को दिक्कत पैदा होनी शुरू होगी, तो वहाँ पे 3 नंबर का बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। जैसे ही बचाव कार्य शुरू किया जाएगा तो यहाँ पे 5 नंबर यानी लोगों को बचाव करके शरण में भेज दिया जाएगा, यानी जो भी कैंप वगैरह बनेंगे उसमें। और जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो 6 नंबर की उनको वहाँ पे क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। क्लियर। यानी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होने वाला है। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बिल्कुल सिंपल है कि एक मिस्त्री है, स्पैनर यानी मिस्त्री के पास में इस्तेमाल होने वाला कोई भी उसका एक औजार, उसका नाम है स्पैनर। तो बढ़ई जो है यानी जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में हम खाती भी बोलते हैं, बढ़ई जो है उसका जो औजार होता है उसका क्या नाम होता है। पेड़ हो नहीं सकता, लकड़ी, फर्नीचर और आरी। तो उसका जो औजार इस्तेमाल होता है वो कौन सा हो गया, आरी। चलिए चलते हैं हमारे अंतिम सवाल पर। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। पता चल गया ई कौन है, ई लड़की है, तो डी भाई, डायग्राम कट गया। ई का चाचा कौन है, ई का चाचा कौन है। वैसे तो आप सब लोग आंसर यहाँ पे लगाएंगे सी, लेकिन मैं कहूँगा कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि यदि यहाँ पे आपको ये पता ही नहीं है कि ये महिला है या ये पुरुष है। अगली बात समझ में, अगर आप ये बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सेक्स है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, मेल या फीमेल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो मेल या फीमेल जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हो। तो ये अगर इसकी माँ है तो ये इसका मामा होगा, और ये बी यदि पिता है तो ये इसका चाचा होगा। तो जब आपसे पूछा है कि चाचा कौन है, तो आप कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और कोई रिलेशन भी नहीं है। तो अभी आपको यहाँ पे आंसर कौन सा देना पड़ेगा, आपको आंसर सी को ही राइट मानना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकल रूप से ये आंसर यहाँ पे सी नहीं हो सकता, तो हमें यह आंसर जो है वो डी देना चाहिए।
लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है यहाँ पे, तो हमें ऑप्शन सी को ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे की। तो पिछले 3-4 दिनों से जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसके लिए जो बच्चों का या हमारे जो दर्शक हैं या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कई बच्चों के प्रश्न भी आ रहे हैं, कई बच्चे इन सीरीज को एडवांस भी चाह रहे हैं हमसे कि सर आप पेपर 3 दिन के 5 दिन के हमें एडवांस दे दीजिए। तो अभी हम इतना एडवांस तो उनको नहीं दे पाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पर हम रोज सुबह मॉर्निंग आवर्स के अंदर वो पेपर उनको उनके नंबर्स पे सेंड कर रहे हैं। यदि आप में से भी कोई ऐसा विद्यार्थी है कि जो पेपर एडवांस में लेना चाह रहा है या सुबह के टाइम में उसको नहीं मिल पाया अभी तक किसी भी कारणवश, तो लिंक में जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे सुबह के टाइम में ये पेपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में शाम को इसका निवारण हो जाएगा। आप हमारा जो मतलब एक कहने का अर्थ यही है कि सुबह के टाइम में आप पेपर सॉल्व कीजिए और शाम को आप रिवीजन में ये देख लीजिए कि आपने कितना % पेपर को अचीव किया है। ठीक है। जय हिंद साथियों, आप सभी का ये अब साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी का पूछा है, तो आरबीसी का जो पूरा नाम है वो रेड ब्लड सेल या जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिका है। और लाल रक्त कणिकाओं का अगर रासायनिक नाम बोले तो वो हो जाएगा आपके एरिथ्रोसाइट। और जो क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी जिनकी ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो वो आपके हो जाएगा ऊंट। और ऊंट के साथ में एक और होता है ऊंट व लामा, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, मतलब जो पादप जंतु वगैरह को 5 भागों में किसने बांटा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने, अगर मैं कैरोलस लिनियस की बात करूं तो इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी थी। और द्विजगत प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने पादप व जंतु को ये 2 भागों में बांटा था। और R.H. व्हिटेकर ने पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और मोनेरा प्लस कवक, इन 5 भागों में इन्होंने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग का मतलब हो गया कि वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हीमोफीलिया हो जाएगा। और भी कुछ आनुवांशिक रोग है, जैसे वर्णांधता हो गया, वर्णांधता के बाद में एक क्लाइनफेल्टर हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये भी आनुवांशिक रोग है, और एक आपका टर्नर सिंड्रोम। ये सारे के सारे जो है आपके आनुवांशिक रोगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का पहला भाग कौन सा है। आहार नाल का पहला भाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा मुख गुहा। सबसे पहले जो आप खाना खाते हो वो मुख से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में आपका भोजन नली या जिसे बोल सकते हो आप फूड पाइप। फूड पाइप के बाद में जो आहार नाल का अगला भाग है वो हो जाएगा आपका आमाशय। आमाशय के बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है गुदा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य है, मनुष्य क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो मनुष्य जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वो सारे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं पोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपके त्वचा हो जाएगा। लेकिन यह कंफ्यूज करने के लिए जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो है यकृत। लेकिन आपका जो अगर आंतरिक शरीर का बोलते हैं कि आंतरिक शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आंतरिक शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपके यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आनुवांशिकी के जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। और मेंडल ने जो सबसे पहले जिस पौधे का प्रयोग किया था वो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और जिसका वैज्ञानिक नाम आपके हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। और मटर के पौधे में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपके होते हैं 7। और नेक्स्ट बात करूं कि द्वितीय ऐसा कौन सा पौधा था जिन्होंने ये द्वितीय कौन सा पौधे का यूज़ किया था, तो द्वितीय पौधा आपका हो जाएगा गेहूं, और जिसका रासायनिक नाम है आपके टेट्रिकम एस्टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग जो है वो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। और मैं बताना चाहता हूँ क्या होता है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग जब मनुष्य पूरे जीवन में 2 से 2.5% अपने पूरे दिमाग का यूज़ करता है,
कितना प्रतिशत करता है? 2 से 2.5%। और जब कोई मनुष्य 2.5% से भी जब ज़्यादा दिमाग यूज़ में ले लेता है तो उसको अल्जाइमर रोग हो जाता है। तो अल्जाइमर रोग आपके मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मापक्रम की खोज किसने की? पीएच मापक्रम, पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका सोरेनसन। ये आपकी पीएच स्केल है और पीएच स्केल आपको पता है कि अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करने के लिए की जाती है। यहाँ पे आपका 0 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपके 14। और 0 से 7 के बीच में जो स्केल है वो अम्लीय प्रकृति शो करती है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय प्रकृति शो करती है। और अगर किसी भी विलयन का जो पीएच मान 7 आ रहा है तो वो उदासीन प्रकृति का विलयन होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है। क्या बोला है? परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्रमांक बोलो या स्थान बोलो, स्थान समान है मतलब सम स्थान, समान स्थान है। तो समान स्थान वाले को बोल देंगे अपन समस्थानिक। और अगर कभी बोल दे कि परमाणु भार अगर समान है तो परमाणु भार समान है तो वो उसका हो जाएगा सम भार, मतलब समान भार वाले। समान भार वाले को क्या बोलेंगे अपन? समभारिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन का जो प्रतीक है वो Cl है और जिसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक आपके क्लोरीन का हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में किसके लवण घुले हुए रहते हैं? कठोर जल में आपके बोले तो कैल्शियम, Ca जिसका प्रतीक होता है ये कैल्शियम हो गया, और Mg बोले तो ये हो जाएगा आपके मैग्नीशियम। और कठोर जल में इन दोनों के लवण घुले रहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लवण घुले हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? और फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन ने किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो गैलीलियो है उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने आपके टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपके एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आपका जो है वो आवर्ती का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। और वेग का जो है, वेग आपके दूरी बटा समय हो जाएगा। उसका दूरी बटा समय को क्या बोल सकते हैं अपन? मीटर पर सेकेंड। जय हिंद विद्यार्थियों, अब आपके सामने जीके का पेपर सोल्यूशन होने जा रहा है और यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 जीके का। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी हम लोग जो संविधान में संशोधन करते हैं ना, वो किस देश के संविधान से लिया है? तो मित्रों सीधा सवाल है, इसका जवाब होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। मित्रों इसके अलावा जो रूस है, ऑप्शन नंबर ए, रूस से हम लोग लेते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, आयरलैंड, इससे हम लोग लेते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक मित्रों, और इस सवाल के हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मित्रों अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, राज्यपाल यानी गवर्नर जो राज्य में होता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो मित्रों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो मित्रों सीधा सवाल है और इसका जवाब भी सीधा ही होगा, वो है अपने ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पे बीबी का मकबरा स्थित है। मित्रों बीबी का मकबरा कौन बनवाता है? ये बनवाता है औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब। इसकी एक प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था रविया दुर्रानी। पत्नी थी इसकी, उसका नाम था रविया दुर्रानी। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के बाद में अपनी पत्नी की याद में औरंगजेब औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा बनवाता है।
चलो मित्रों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? यानी जो वास्को डी गामा भारत की खोज करने आया था भारत में, तो वो 1498 की बात है। और वो किस स्थान पे उतरता है या वो किस तट के किनारे आके उसका जहाज रुकता है? तो मित्रों, यहाँ उसका जो सही जवाब होगा वो होगा कालीकट। कालीकट ये एक तट का नाम है और मित्रों ये स्थित है केरल केरल राज्य में। ये स्थित है अपने राज्य है केरल। तो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में कालीकट तट पे आके उतरता है केरल राज्य में। ठीक मित्रों, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी ये पूर्वी साइड है भारत का और ये है पश्चिमी साइड। इधर से इधर जो नदी बहती है उस नदी का नाम पूछा है। तो मित्रों यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो भारत की पूर्व से पश्चिमी दिशा की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये गिरेगी अरब सागर में। और मित्रों एक खास बात और इस नदी की, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये डेल्टा नहीं डेल्टा ये नहीं बनाएगी। ठीक मित्रों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? यानी जो भारतीय बॉर्डर है ना, उसमें जो मैकमोहन रेखा वो किन 2 देशों के मध्य स्थित है या किन 2 देशों के मध्य बॉर्डर बनाती है? तो मित्रों इजी सवाल है। मैकमोहन रेखा ये बनाती है भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर है वो कहलाता है मैकमोहन रेखा। मित्रों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है वो बनाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक मित्रों, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर स्टेट, इसका मतलब है कि किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं? तो मित्रों सीधा सवाल है, इसका जवाब होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ही सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा मैंने आपसे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों इसका जवाब होगा जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम था ये गणेश वासुदेव मावलंकर, ये इनका फुल नेम था। मित्रों ऑप्शन नंबर बी है ना, ये है अपने हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया। सुकुमार सेन ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त। भारत के पहले चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। और मित्रों ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, MC सतलवाड़, ये भारत के पहले महान्यायवादी, पहले महान्यायवादी ये थे MC सतलवाड़। चलो मित्रों अपना इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यानी बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? जैसे हमारे देश की रुपया है ना, ये भारत का हो गया, रुपया तो हमारा देश भारत का हो गया। गुलट्रम, गुलट्रम अपना है भूटान की मुद्रा। भूटान की मुद्रा नाम है गुलट्रम। टका, जो अपना क्वेश्चन है ना बांग्लादेश, उसका राइट आंसर होगा टका, सी। टका मुद्रा है बांग्लादेश की। और जो ऑप्शन नंबर डी है ना, युवान, युवान है अपने
चीन देश की मुद्रा। ठीक मित्रों, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इजराइल देश की राजधानी, इजराइल की राजधानी क्या है? तो मित्रों अच्छा सवाल है, आपके सामने ऑप्शन 3 है। ये तीनों अलग अलग राजधानी अलग देशों की। तो आपके सामने पहला है बगदाद। बगदाद की राजधानी, आप बगदाद किस देश की राजधानी है आप जानते ही हो। बगदाद राजधानी है अपने इराक की। ऑप्शन नंबर बी है यरूशलेम, ये राजधानी है इजराइल की। ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, टोक्यो राजधानी है जापान की, जहां अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो मित्रों अपना सवाल का जवाब आ गया ऑप्शन नंबर बी यरूशलेम, ये इजराइल की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिवस को लेके है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब आता है? तो मित्रों सीधा सवाल है, सीधा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर, इसका ये राइट आंसर है। इस दिन मनाते हैं हम लोग हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना 8 अक्टूबर, ये है वायु सेना दिवस, एयरफोर्स डे। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ये आप जानते ही हो गांधी जयंती, जो भी हाल ही में ही चली गई है, गांधी जयंती। चलिए मित्रों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मित्रों अपने इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा विजय घाट, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो कर्म भूमि है वो है शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन नंबर जो बी है किसान घाट, ये है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है ये। ऑप्शन नंबर सी बता दिया मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री का। और जो ऑप्शन नंबर डी है ना शांतिवन, ये है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को बोलते हैं शांतिवन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? मित्रों अगर आपसे पूछे भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी, या आपसे पूछे भारत की लोहा नगरी, या आपसे पूछे भारत का टाटा नगर, ये सब एक ही सवाल के प्रकार है। तो मित्रों अगर आपसे ये सब पूछे तो इसका जवाब होगा अपने जमशेदपुर। जमशेदपुर यह स्थित है झारखंड में, और ये भारत का पिट्सबर्ग है, इस्पात नगरी है, लोह नगरी है, और ये भारत की टाटा नगरी है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में क्या लोहा निकलता है, यानी लोहे की खान है। ठीक मित्रों बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? मित्रों अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब होगा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर जो ए है ना 16 अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अभी अफगानिस्तान काफी चर्चित देश रहा है हाल ही में, तो उसकी जो संसद का नाम है वो है 16। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये जातीय है, इसको ये कर दो जातीय। ऑप्शन नंबर बी जातीय संसद। मित्रों ये है अपने बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और ऑप्शन नंबर जो सी है ना राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल की संसद का नाम है, नेपाल की। अपना सवाल था पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो उसका जवाब हो गया नेशनल असेंबली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो मित्रों यह जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। और ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ये विश्व की पहली महिला डॉक्टर, पहली महिला
डॉक्टर। ये थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। चलो मित्रों, यह था आपका जीके का पेपर सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।